हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। ओके, अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो हम शुरू करते हैं भाई। हमने क्या पढ़ा था आज? सो बेसिकली आज भाई मैंने मैथ एंड जीएस की एक वीडियो देखी थी। मैथ्स के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। वही टाइम एंड वर्क चल रहा है अभी अपना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो पीडीएफ मिली हुई है वो करने लग रहा है। और जीएस की हमने वोल्केनो एंड रॉक्स की एक वीडियो देखी थी, उसके नोट्स बनाए हैं, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। पर पहले हम करते हैं मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि जो पीडीएफ मुझे मिली है उसमें 4 क्वेश्चन है और इस बार मैं पहले लिख के लाऊँ ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। सो हम उससे शुरू करते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं भाई। अच्छे क्वेश्चन है मैथ के, टाइम एंड वर्क वाले। उसके अगर तुम भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो देख लेना, अच्छे है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 40। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं पिक लगा दूंगा। क्वेश्चन इज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days. They work together for 8 days, after which A leaves. Okay. B continues working for another 12 days. अच्छा, B ने और अगले 12 दिन काम करा, but still 1/4 of the work is left. How many days will A take to complete the work by himself? ठीक है। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में ये था कि A और B है साथ मिलके भाई 20 days में काम को पूरा कर लेंगे। They work together for 8 days. तो कितने दिन का काम रह गया? 12 दिन का। मैंने ये ऐसे किया था। और B कंटिन्यू करता है अनदर 12 दिन, मतलब उसने अपने हिस्से का काम तो पूरा कर लिया। अब जो 1/4 काम रहता है वो है भाई ए के हिस्से का। ओके, ए लेफ्ट इतना, तो 1/4 काम उसे करना था 12 दिन में, तो ए कितने दिन में कर लेगा? सिंपल 48। पर ये स्ट्राइक करना थोड़ा वो था, इसलिए मेरे को अच्छा लगा ये, और क्वेश्चन से टिपिकल क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क के होते हैं उनसे अलग था, तो सही लगा मेरे को। Then we come to question number 44. ये रहा क्वेश्चन, मैं पिक्चर लगा दूंगा, बाकी इसे सॉल्व करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट was given to X person to complete a piece of work in 32 days. हाँ यार, ये वाला ना मतलब ठीक है, इजी था, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था माइंड में स्ट्राइक नहीं करा जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये नोट डाउन कर लिया ताकि मेरी रिवीजन की रिवीजन हो जाए। हाँ, इसीलिए। सो 8% है, X पर्सन है, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन कितने दिन? 32। इसमें वही वाला M1 D T1 ये वो वाला लगेगा, लेकिन जब मैं सोल्व कर रहा था ये वर्कशीट तब माइंड में स्ट्राइक नहीं करा, तो 8% है वे आ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है भाई, पहले खुद ट्राई करके देखना फिर देखना, अच्छा है। तो उन्हें लग जाता है उसकी वजह से 34 days। ओके, सो नाउ अब हम इसको थोड़ा काड़ा पीड़ी कर देंगे। 17 तो 16x इज इक्वल टू 17x माइनस 136 बाय, हाँ x आ गया हमारा आंसर। 136 इज दी आंसर। ओके, बस 50 की तरफ अपने। इसमें पता है इसमें क्या होता है हमारा, इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है बेसिकली, इस वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में सिंपल सा होता है M1 D1 T1 एंड वर्क 1। बस हमारा बेसिकली एक ही होता है, मतलब एक ही ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें मिलता है, लेकिन इसके अंदर भाई वर्क डन जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन मैंने रखा है। तो इसमें पता है 6 प्रेसेस है, कितना करती है? 720 पेजेस, वर्किंग 10 hours a day in 16 days. Each page has 60 line and each line has 40 letter. तो ये बस कन्फ्यूज़न थोड़ी ये हो जाती है कई बार कि ये जो 60 और ये 40 है वो भी हम ऊपर लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये वर्क डन में लिखा जाएगा कि काम कितना है। एंड इसी के अपोजिट में फिर वो आ जाएगा 12 कंपोज
1080 pages, with each pages having 55 and 50 letters. 9 hours a day, तो कितना डे लगेगा? तो बस यही था इसमें. 2 8 90 ये गया. ओके, यहाँ ऊपर वाला सब फिनिश. 12 11 0 से 0 गई. नाउ फ्रॉम 9 1 to 0 10 5 2 ये आ गया. अब ये आ जाता है 25 into 11 which will give you 5 7 2 upon 18 and then 1 95 590 पॉइंट. हाँ, वैसे भी हमें नियरेस्ट इंटीजर के जाना है, तो 15th इज़ आवर आंसर. ये वाला था. इसमें वर्क डन जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनसे थोड़ा अलग था, इस वजह से ये मेरे को सही लगा. अब आते हैं हम अपने 55 वाले क्वेश्चन में, क्योंकि और सारे जो क्वेश्चन जो मुझे दिखते हैं यार वो इजी से, मतलब जैसे टाइम एंड वर्क के नॉर्मली होते हैं कि ये है, ये इतने दिनों में काम को कर देता है, ये बीच में चला गया, ये पहले चला गया, सारे वैसे ही थे. लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट था. अब आते हैं 55 वाले क्वेश्चन पे. Two machine P and Q working together complete a job in machine P alone takes easy question है टाइम एंड वर्क के. 10 hours to complete the job after working together 3 hours. मशीन Q, अच्छा यार इस वाले में क्या था, दो मशीन है, ठीक है, इतना टाइम साथ में लेती है, P इतना टाइम लेता है, और Q का क्या डिफरेंस था कि इसकी ना एफिशिएंसी बढ़ जाती है बाद में. तो ये मेरे को सही लगा, तो मैंने इसको लिख लिया कि करते हैं रिवीजन में, सही रहेगा. सो अब है हमारे पास ये. तो पहले तो वही LCM 5 and 3, यहाँ से 3 आ जाएगी 2, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो बाद में बढ़ती है भाई 50%. मतलब 2 है 50%, एक बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी, लेकिन वो होगी बाद में, ना कि स्टार्टिंग में. इन्होंने पहले 3 घंटे काम कर लिया है इसी एफिशिएंसी से, तो 3 घंटे 5 3 15 हमारा जो है वर्क डन हो चुका है. आउट ऑफ 30 बचता है 15, जो कि हम पूरा करेंगे. 3 and 3 6. इट विल गिव यू 5/2 इज़ आवर आंसर, मतलब 2.5 घंटे. हाँ, अब इसमें तो इतना ही था, मतलब इतना नहीं था यार, ये पता नहीं कितने क्वेश्चन थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे. आज मैंने यही करे हैं, लंबे हो जाते हैं भाई, है ना. तो ये वाले क्वेश्चन करे मैंने, जोन से थोड़े अलग से दिखे वे मैंने लिख लिए भाई, कि ये वो कर देता हूँ. फिर और आज मैं लेट ही गया था लाइब्रेरी में थोड़ा. कितने बजे के आसपास गया था, शायद मैं 12 o'clock गया था. पीछे मेरा हेलमेट रखा है. फिर ये वाले मैथ के क्वेश्चन निपटाए. देन इंग्लिश की वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी, वो करनी तो आज थी लेकिन मैंने पहले कर ली थी, तो ठीक है, वो मैंने इंग्लिश में कुछ किया नहीं. जीएस में फिर मैंने ये, तो भाई ये है हमारा वोल्केनो. यार इजी तो क्या, बस जीएस में भाई नाम थोड़े वे देखने मुश्किल हो जाते हैं, नाम ध्यान रखने. बाकी तो ठीक है यार, जीएस भी बस क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है, पर ठीक है, जो अपने चैप्टर है ऐसे इम्पोर्टेंट वे तो निपटाएंगे भाई. और पता है आज एक ग्रुप में मैसेज आया था, जो मतलब मेरा एग्ज़ाम है वो हो सकता है, मतलब आने वाला है, और जो मैंने एक एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट भी आने वाला है. वो अगस्त में आएगा, जिसमें मुझे लग रहा है मेरा मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा
वैसे है ग्रुप सी का ही, लेकिन ठीक है भाई, एग्ज़ाम क्लियर होना इज़ प्रायोरिटी, कोई सा भी हो, डजेंट मैटर, एग्ज़ाम इज़ एन एग्ज़ाम भाई। अब वोल्केनो में हम आते हैं। मैंने बस जो मतलब क्वेश्चन जो सर बताए थे कि ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे ऐसे मेन चीज़ें लिखी है। ये काइंड ऑफ रिवीजन टाइप कह सकते हो अगर। हाँ, तो भाई इसमें नॉर्मल क्या था कि इसमें बता रखा है वोल्केनो जो इरप्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। मतलब पहले वही बताया था, समझाया था कि जो नीचे जो प्रेशर ज़्यादा हो जाती है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से या फिर बैठने की वजह से, उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, उसकी वजह से वोल्केनो इरप्ट होते हैं। पर ठीक है यार, वो सब थ्योरी है, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। थ्योरी में से मतलब ये जो इनकी नॉर्मल स्टोरीज टाइप होती है, इनमें से कुछ नहीं आने वाला, सबको पता है। मेन क्वेश्चन जो सबसे पहला मुझे लगा जो बन सकता है वो मैंने लिख लिया, और वो है कि जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें से सबसे ज़्यादा, जैसे वोल्केनो में से ऐश भी निकलती है, वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, अलग अलग गैसेस भी निकलती है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्या निकलती है। अब इसका आंसर थोड़ा भाई ट्रिकी तो नहीं, मतलब अगर कोई पहली बार बिना पढ़े जा रहा है तो वो हो जाएगा, क्योंकि जो इसका आंसर है वो है वाटर वेपर। एंड हु कैन इमेजिन कि भाई वोल्केनो जब इरप्ट होगा सबसे ज़्यादा वाटर वेपर निकलेंगे, मतलब ठीक है, लेकिन हाँ वाटर वेपर निकलते हैं। नाउ वी नो, नाउ वी नो। ओके, ये रहा यार, ठीक है ना, तुम्हें क्लियरिटी तो ठीक आनी चाहिए या, ठीक है चल। उसे बोलते हैं कार्टर। क्या होता है और कार्टर, जैसे ये वोल्केनो है, ठीक है, जो वोल्केनो होता है, जो उसका फेस होता है, माउथ जहाँ से लावा निकलता है, उसे बोलते हैं कार्टर। ठीक है, इसमें सर बताए थे कि क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। और जब वो कार्टर बंद हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, रेन वैसे या कैसे भी, तो उसे हम बोलते हैं कार्टर लेक्स। और एक एग्ज़ाम्पल है लोनार लेक, जो कि है महाराष्ट्र में इन इंडिया, इसका एग्ज़ाम्पल कार्टर लेक का। और अगर वो ही माउथ, जैसे उसका कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोज़न बड़ा हो जाए और वो माउथ जो है, मतलब उसका साइज़ यार, बेसिकली ये इनका डिफरेंस इज़ बेस्ड ऑन साइज़, उसे बोलते हैं कैल्डेरा, काल्डेरा। यस, बस अगर थोड़ा उसका साइज़ बड़ा है तो काल्डेरा, अगर नॉर्मल से है तो कार्टर बोल देंगे। फिर बता आते हैं हम टाइप्स ऑफ वोल्केनो, जो कि थे 3 टाइप के, मतलब है 3 टाइप के। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, डेड वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो अभी भी एक्टिव है, सक्रिय है, उनमें से लावा एंड वो सारी एक्टिविटीज़, ऐश, वाटर वेपर्स, गैसेस वगैरह इमर्ज होती है अभी भी। डोरमेट वोल्केनो, इसका ये है कि ये एक्टिव नहीं है, इन्हें हम एक्टिव नहीं बोल सकते, लेकिन डेड भी नहीं बोल सकते। इनकी संभावना है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इन फ्यूचर एक्टिव वोल्केनो बन जाएंगे। फिर आते हैं हमारे डेड वोल्केनो, मतलब इनका काम ख़त्म हो चुका है, अब इनमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इसमें जो मेन आते हैं, जो कि क्वेश्चन जहाँ से भी बनेंगे, वो आता है हमारा वोल्केनो के नाम, वो हमें याद करने पड़ेंगे। मैंने बस अभी नोट्स बनाए हैं, वीडियो समझी थी, वोल्केनो के नाम मैंने याद नहीं करे। इम्पोर्टेंट है बस, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या पूछे जाते हैं, सबके एग्जांपल मैंने वही लिखे हैं, तो कर सकते हो, मैं भी अभी करूँगा। और फिर आते हैं हम अपने रॉक्स पे। अब रॉक्स में क्या बताया, मेड फ्रॉम मिनरल्स, वही थ्योरी वाली बात। मतलब हाँ, ये वाला मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि ये पूछ सकते हैं फ्रॉम विच मेड रॉक्स आर मेड ऑफ, तो लिख लिया मैंने, लेकिन थ्योरी थी हटाई। उसके बाद जो भी नॉर्मल एक टाइप, मतलब इम्पोर्टेंट जो लगा मेरे को, वो मैंने कर लिया। ये मेरे साथ तुम्हारी भी रिवीजन हो जाएगी। अब
फिर आते हैं रॉक्स, कहाँ पे पाई जाती है? क्रस्ट हैज मोर देन 100 ऑफ मिनरल्स ब्रो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 है जो कि इनके अबंडेंस के ऊपर है, मतलब कितना क्या प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा O2 इज़ प्रेजेंट विच इज़ 47%, देन सिलिकॉन 28%, देन एलुमिनियम। ये बोल पूछते नहीं है, बस यही दो मेन है, ठीक है। और स्टडी ऑफ रॉक्स को कहते हैं पेट्रोलॉजी, ओके। अब आ जाते हैं फिर हम रॉक्स के टाइप पे। ये भी 3 तरह के, जैसे वोल्केनो में 3 टाइप थे, रॉक में भी 3 टाइप है, और इजी है भाई, वही पुराना है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटाफोबिक रॉक्स, ठीक है। अब हाँ ये है कि अगर पढ़ ही नहीं रखा तो ये रिवीजन याद दिला देगा कि हाँ भाई कैसे कैसे था, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन से आते तो शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन अभी मैंने देख लिया, ये रिवीजन कर लिया है, तो ठीक है ना। सबसे पहले इग्नियस प्राइमरी रॉक्स, जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन था उससे जो लावा बाहर निकला था उसी से ये रॉक्स बनते हैं, इनमें कोई लेयर नहीं होती। दीज आर द रॉक्स विद नो लेयरिंग, और ना इनमें कोई फॉसिल फॉइल्स हमें मिलते हैं। लेकिन ये होती है हमारी प्राइमरी रॉक्स, मेन, फर्स्ट, ये कुछ भी कह लो। और देन हियर आर सम एग्जांपल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मोनोजाइट, ये सारे एग्जांपल हैं, याद करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साफ साफ सीधा सीधा पूछता है कि ये किसका एग्जांपल है। फिर आते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स पे। ये क्या होता है, जो इग्नियस रॉक होती है ना, इनकी वेदरिंग और इरोजन की वजह से ये जो भी ऐसे होके ऑर्गेनिक चीज़ों से ऐसे ऐसे इन सब चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है, वही थ्योरी। लेकिन इनमें मेन बात है कि इनमें लेयर बनती है और इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सैंडस्टोन, शेल, चॉक, कॉल, चार्ट, ये सब है। फिर आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेड व्हेन इंटेंस हीट। हाँ ये था कि जैसे हमने अभी ऊपर करी इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, ये दोनों जो रॉक्स है, जब इनके ऊपर हाई प्रेशर और नीचे मतलब फिर हाई हीट टेम्परेचर वगैरह होता है, तब ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। इसका कैसे बनती है, अगर कोई ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट इज़ व्हाट, इग्नियस रॉक, अगर उस पर ज़्यादा हाई प्रेशर और हीट अगर हम इंडल्ज करते हैं तो वो चेंज हो जाती है नाइस में, जिसकी स्पेलिंग है GNEISS, लेकिन हम प्रोनाउंस करते हैं नाइस, ओके। बेसाल्ट सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर एंड, बस इसमें यही है। इसके क्वेश्चन बस यही एग्जांपल से आते हैं, जहाँ तक मैंने देखे है, एक आधा ही देखा है भाई। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार पूछता है, लेकिन ठीक है, एक ओवरव्यू अगर हम ले लेते हैं, लेके चलते हैं तो ठीक रहता है, ठीक ही रहेगा, आई मीन। बस यही था। लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है, चौक भी मार्बल में चेंज हो जाता है, यही सब। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि मैंने आज यही करा है। और हाँ,